मुझसे पहले बहुत सारे वक्तागण आए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से गुजराती समझ नहीं पाता हूँ, तो पूरे अच्छे से तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आई कि सभी में बहुत गुस्सा है, सभी में बहुत क्रोध है, और सभी की इच्छा है कि जिस व्यक्ति ने हमारी माताओं बहनों के लिए, हमारे समाज के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, उनका टिकट राजकोट से कटना चाहिए। लेकिन हमारे समाज की कुछ कमियां हैं, और जब तक वो कमियों को हम दूर नहीं करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ना तो हमारी इस समस्या का हल होगा, ना पहले की समस्याओं का हल हुआ है, और ना जो भविष्य में आने वाली समस्याएं हैं ना उनका हल होगा। आप क्या समझते हैं कि ये जो समस्या है ये पहली है या आखिरी है? ऐसी पहले भी आई थी और आगे भी आएंगी, और पहले भी हमने आंदोलन किए हैं और भविष्य में भी करने पड़ेंगे। लेकिन कब तक? जब तक आप ऐसा कोई हल नहीं निकालेंगे, कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं निकालेंगे कि आए दिन आपको ये धरना प्रदर्शन, ये आंदोलन ना करना पड़े, तब तक हमारे जो युवा हैं उनकी एनर्जी, उनकी जवानी, उनका संघर्ष इसी में चला जाएगा, धरना प्रदर्शन में। सबसे पहली हमारे समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, यहाँ पे हजारों गाड़ियां खड़ी हुई हैं बाहर, तो गाड़ी के अंदर दो शीशे होते हैं। एक होता है जिसको फ्रंट मिरर बोलते हैं, और एक होता है बाहर लगा हुआ जिसमें रियर व्यू होता है, गाड़ी के अंदर भी लगा रहता है, एक बाहर लगा रहता है। उसमें हम जब गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में पीछे देखते हैं कि कहीं पीछे से कोई आकर टक्कर तो नहीं मार देगा। मुझे आप ये बताइए कि आप में से कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी को सिर्फ पीछे वाले शीशे में जो दिखता है उसको देखकर चला सकता है? सामने वाले शीशे में देखकर ही गाड़ी चलती है। ऐसे ही जो क्षत्रिय समाज है, वो जो अपने समाज की गाड़ी है, जब वो अपने समाज की समस्याओं को रखता है या अपने पूर्वजों का गुणगान करता है, उसको करना चाहिए। लेकिन ये ऐसे ही है कि आपने सिर्फ अपने पीछे की समस्याओं को, पीछे के जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनके बारे में बात करी, लेकिन आगे जो आने वाली समस्याएं हैं उनके बारे में ना हमने कोई बात करते हैं। अगर 1 घंटा भाषण होगा तो उसमें से 50 मिनट सिर्फ हम ये कहेंगे कि हम राजपूत रखते हैं, हमारे पूर्वजों ने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, और उसी में खुश होकर ताली बजा के अपने घर जाते हैं। ये समय लोकतंत्र का है। जो समाज सही समय पर सही हथियार चलाना नहीं जानता, वो समाज खत्म हो जाता है, मिट जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब आज के लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक मर्यादा में रहते हुए हम अपने समाज की समस्याओं को कैसे कम करें या खत्म करें, हमें हमेशा इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि आज की जो समस्या है, अगर आप उसको राजतंत्र के हिसाब से टैकल करेंगे, तो हमारे भाई ने बताया, और उन्होंने तो सिर्फ बताया, आप जानते हैं कि ऐसा ही एक आरोप मुझ पे लगा जिसके कारण मुझे 14 साल जेल में भी रहना पड़ा। रहा हूं कि नहीं? तो अगर आप राजतंत्र के हिसाब से आज की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे तो जीवन में सिर्फ कठिनाइयां आएंगी और समस्या का सॉल्यूशन नहीं होगा।
तो लोकतंत्र में कैसे समस्या दूर होगी, कैसे आए दिन आपको धरना प्रदर्शन देने से जो है छुटकारा मिलेगा, ये मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूं। जो बात मेरे करीब 6 साल पहले एक बात मेरे समझ में आई, 2 मिनट का उदाहरण है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। और आप शायद हो सकता है आज उस रास्ते पे ना चल पाए, लेकिन जब तक आप उस रास्ते पे नहीं चलेंगे तो आपको ऐसे ही, आज आप गुजरात में बैठे हैं, अभी 6 महीने पहले मैं हरियाणा के कैथल में ऐसे ही बैठा था, हमारे बुजुर्गों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, हमें डिटेन भी किया, जेल भी भेजा। तो ऐसे ही जीवन बीत जाएगा युवाओं का, हमारी माताओं बहनों का, बुजुर्गों का। आपको याद होगा 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि भाई जो SC/ST कानून है उसमें बिना जांच करे किसी को जेल ना भेजा जाए। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तो इसकी खिलाफत में जो हमारे SC भाई हैं उनको कुछ गलतफहमी हुई और उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह पे आंदोलन शुरू हुए कि भाई इस कानून को सख्त करके बनाइए। तो हमने भी उसके लिए यात्रा निकाली, आंदोलन किए और हर राज्य में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए और उसमें यही मांग रखी गई कि इस कानून को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी तरीके से रखा जाए, क्योंकि लोकतंत्र में किसी को बिना जांच करे जेल में भेजना अन्याय है। तो गाजियाबाद के अंदर करीब 2.5 से 3 लाख लोग सामाजिक रूप से हम इकट्ठा हुए। मुझे याद है मकराना जी ने भी बहुत बड़ी बड़ी सभाएं उससे रिलेटेड करी, हमारे क्षत्रिय महासभा ने भी बहुत बड़े बड़े सम्मेलन करे और हम सभी ने सरकार को ज्ञापन भेजा, सरकार के पास ज्ञापन भेजा और उससे निवेदन किया कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है उसको आप लागू कीजिए, बिना जांच करे जेल मत भेजिए किसी को। हमारे जो SC समाज के अनेक सामाजिक संगठन हैं, सभी के सामाजिक संगठन होते हैं, उन्होंने भी सरकार के पास पत्र भेजा कि भाई इस कानून को ज्यादा से ज्यादा सख्त करके लागू कीजिए। अब हमारे भी ज्ञापन और उनके भी ज्ञापन सरकार के पास पहुंच गए 2018 में। ये 18 की घटना है। तो 2018 में जब ज्ञापन सरकार के पास पहुंच गए, मैं आप सबसे ये पूछता हूं कि आज हमारे देश में या 2019 में सरकार बीजेपी की नहीं है और ना तब थी, सरकार है NDA की और तब भी NDA की सरकार थी। आप सोच रहे होंगे कि NDA की सरकार में और बीजेपी की सरकार में क्या अंतर है, प्रधानमंत्री तो मोदी जी है। लेकिन जिस दिन हमारा समाज इस अंतर को समझ गया, मैं आपसे वादा करता हूं आपको कभी भविष्य में ऐसे आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे देश में कोई हमारे समाज के खिलाफ कोई अपशब्द बोल दे, ये किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। सिर्फ आप इस अंतर को समझ लीजिए। वो अंतर क्या है? वो अंतर ये है कि जब हमने ज्ञापन भेजा और उन्होंने, जो दूसरे समाज के संगठन है, उन्होंने भी सरकार के पास ज्ञापन भेजा, NDA सरकार के पास। तो NDA की सरकार का मतलब है भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ 38 पार्टियां प्लस बीजेपी इज इक्वल टू NDA सरकार। ये है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं? 38 पार्टियां आज भी बीजेपी के साथ हैं। वो 38 पार्टियां कौन सी हैं? निषाद पार्टी, अपना दल, RLD, ये सभी प्योर जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे बने हुए राजनीतिक दल हैं, जिनको भाजपा ने अपना सहयोगी दल के रूप में रखा हुआ है। उस समय भी रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी, रामदास अठावले जी की रिपब्लिकन पार्टी उस समय उनके साथ थी।
जब हमने लेटर भेजा, सरकार के पास गया, प्रधानमंत्री जी के पास गया, तो उनको निर्णय लेना था कि हम क्षत्रिय समाज की बात माने या फिर एससी समाज के भाइयों की बात माने। तो उन्होंने उस पर निर्णय लेने के लिए एनडीए की बैठक बुलाई। बीजेपी की लीडरशिप यहां बैठी स्टेज पर, मोदी जी के बगल में राजनाथ सिंह जी, तब गृह मंत्री थे, उनके बगल में अमित शाह जी, और सामने बैठे 38 पार्टियों का एक एक प्रतिनिधि। मोदी जी ने दोनों कागज उठाए और कहा कि देखिए, ये जो इधर क्षत्रिय समाज है, ये कह रहा है कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लागू कीजिए, और उधर वाले कह रहे हैं कि इस कानून को सख्त से सख्त लागू कीजिए। मैं ये आपके पास पत्र भेज दिया है, देखकर बताइए किसकी बात सही है। सबसे पहले रामविलास पासवान जी ने उस पत्र को देखा और कहा, शेर सिंह राणा, महिपाल मकराना जी और ये सब तो बेवकूफ है, कागज फाड़ के गड्ढे में फेंक दिया, डस्टबिन में, और कहा उनकी बात मानी जाएगी, वो सही है। मोदी जी ने कहा कि भाई बात तो मुझे लगता है उनकी सही है, लेकिन कोई नहीं, आप बैठिए। दूसरे से पूछा, आप बताओ। उसने कहा जी, उनकी, मकराना जी की, राणा जी की बात गलत है, उनकी बात सही है। फिर तीसरे ने भी कहा, चौथे ने भी कहा, पांचवें ने भी कहा, छठे ने भी कहा, सातवें ने भी कहा, निषाद पार्टी ने भी कहा, अपना दल ने भी कहा, माझी साहब की हमने भी कहा, आरएलडी ने भी कहा, रामदास अठालवे जी ने भी कहा। तो मोदी जी ने उनसे कहा कि भाई आप सब उनकी फेवर ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है कि बिना जांच करे किसी को जेल भेजना ठीक नहीं है। तो रामविलास पासवान जी ने और अठालवे जी ने कहा कि मोदी जी, प्रधानमंत्री आपको सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है या एनडीए को समर्थन देके हमने बनाया है? तो मोदी जी ने कहा आपने बनाया है। तो उन्होंने कहा तो जैसे हम कह रहे हैं वैसे कर लो। तो मोदी जी के बगल में राजनाथ सिंह जी बैठे थे। राजनाथ सिंह जी से उन्होंने कहा कि आपको गृह मंत्री की कुर्सी पे बैठ के मजा आ रहा है? उन्होंने कहा जी बहुत मजा आ रहा है। तो उन्होंने कहा इस मजे को बरकरार रखना है? उन्होंने कहा जी रखना है। तो उन्होंने कहा कि भाई मजा बरकरार रखना है तो इनकी बात माननी पड़ेगी और उनकी ऐसी की तैसी करनी पड़ेगी, उनके खिलाफ कानून बनाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। तो उस दिन हमारे ये बात समझ में आई कि हम सड़कों पे चाहे लाखों लोग इकट्ठे हो जाएं, अगर हमारा भी अपने समाज का एक ऐसे ही क्षेत्रीय और जाति का झंडा होता, जैसे रामविलास पासवान जी ने बनाया है, जैसे मराठाओं ने शिवसेना बनाई है, और जैसे जाट भाइयों ने बनाया है, जैसे यादव भाइयों ने समाजवादी पार्टी बनाई है, तो हमें आए दिन ऐसे यहां पर धरने प्रदर्शन के लिए अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी पड़ती। इस देश के अंदर अगर कोई सबसे बुद्धिमान जाति है, मैं जिसको मानता हूं वो है हमारे यादव भाई। उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ लोग रहते हैं, 20 करोड़, यानी कि देश का हर 5वां व्यक्ति यूपी का होता है। उन्होंने, यादव भाइयों ने फैसला किया कि जो हमारी समस्याएं हैं वो कैसे हल होगी। तो किसी ने कहा कि धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो उन्होंने कहा सरकार मुकदमे लगाएगी, डंडे मारेगी, युवाओं की एनर्जी वेस्ट होती चली जाएगी। तो उसमें मुलायम सिंह यादव जी जैसे व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें कोई आंदोलन कुछ नहीं करना, सिर्फ 5 साल में एक दिन जाकर अपनी पार्टी के आगे ऐसे बटन दबा देना, सत्ता में आऊंगा, जो तुम्हारी इच्छा होगी सब पूरी कर दूंगा। उन्होंने ना कोई आंदोलन करा, ना कोई झंझट, ना कुछ। अपना सत्ता में आए, सारी नौकरियों पे कब्जा कर लिया। पुरुषोत्तम जी जैसे लोगों ने अगर कोई उल्टी सीधी बात करी तो इसी पुलिस से, इसी एडमिनिस्ट्रेशन से मुकदमे लगा के, डंडे लगवा के जेल भेज दिया। अरे भाई, ये जो प्रशासन है ये तो उसका है जो सत्ता में है। हम यहां लाखों हजारों की संख्या में इकट्ठा हैं और आगे भी इकट्ठा होंगे। अगर हम
ऐसे ही जीवन बर्बाद करना चाहते हैं हर बार इकट्ठा होके। और कोई अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बोली, मैं आपको चलो बोलता हूं। आप बोलते हो कि जी रूपाला जी का टिकट कैंसिल करो, मैं हूं बीजेपी, मैं बोलता हूं नहीं करता। बताओ क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? नहीं करता, बताओ क्या करोगे? बताओ आप मुझे क्या कर लोगे? अरे मैं बीजेपी हूं, मैं बोल रहा हूं क्या कर लोगे? मैं चैलेंज देता हूं, क्या कर लोगे बताओ? हैं? अगर वोट नहीं दोगे तो क्या राजकोट का सांसद नहीं बनेगा? कोई बोलता है नोटा पे दे देंगे। अरे नोटा पे दे दोगे तो क्या राजकोट में सांसद नहीं बनेगी या देश की सरकार नहीं बनेगी? जो हिजड़े लोग होते हैं वो नोटा पे देते हैं, क्या होगा उससे? बताओ क्या होगा? अरे भाई नोटा पे, मैं कहता हूं पूरे देश का राजपूत समाज नोटा पे बटन दबा दे तो क्या भारत में सरकार नहीं बनेगी? बस क्या होगा, अखबार वाले टीवी वाले लिखेंगे कि 2019 में 70% मतदान हुआ था, इस बार 60 हुआ। बस क्या होगा? आपको विकल्प बनाना होगा। जिस दिन आप अपने मराठा भाइयों की तरह, यादव भाइयों की तरह, जाट भाइयों की तरह, दलित भाइयों की तरह, आज बीजेपी के साथ 38 पार्टियां हैं, 38। अगर बीजेपी विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत ताकतवर है तो इन 38 को, जो प्योर जाति के आधार पर बने हुए राजनीतिक दल हैं, फिर इनको क्यों अपना दामाद बना के रखा हुआ है? बताओ, हटवा दो इनको। इसलिए दामाद बना के रखा हुआ है क्योंकि उन्होंने अपना झंडा बना रखा है और रोज मोदी जी की यूं गुद्दा पकड़ते हैं, कहते हैं सत्ता में हमारी वजह से है, और जो हमारे समाज की बातें नहीं मानी, हमारे समाज का सम्मान नहीं बढ़ाया, तो समर्थन वापस ले लेंगे। जिस दिन आप ये डायलॉग बोलना सीख गए कि समर्थन वापस लेके आपकी सरकार को गिरा देंगे, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी बात को ना माने। कोई है किसी की हिम्मत? लेकिन आज आप क्या करते हैं? आज आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, बस पूर्वजों का इतिहास गिना के, मूंछों पे ताव दे के कि महाराणा प्रताप जी ने ये किया, उन्होंने वो किया, उस पर खुश होके और अपना यहां घर जाओगे, अपना सो जाओगे। क्या होगा? अरे भाई मैंने आपको चैलेंज दे दिया, मैं बीजेपी हूं, मैं चैलेंज देता हूं कि टिकट नहीं कैंसिल करता, बताओ क्या कर लोगे? तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बात बताता हूं, मां पद्मावती के लिए आपने आंदोलन करे। जो राणा रतन सिंह जी थे, उनके किले को खिलजी ने घेर लिया। अब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, जब कई महीने हो गए और राशन पानी सब खत्म हो गया किले का, तो बहुत सारे सलाहकार जो है राणा रतन सिंह जी के पास आए और कहा कि महाराज पानी और राशन खत्म हो रहा है, अब क्या किया जाए? तो उसमें से एक सलाहकार बोला कि महाराज एक काम करते हैं, मां पद्मावती जी को जो है खिलजी को सुपुर्द कर देते हैं, युद्ध नहीं करते। तो मुझे ये बताओ कि सुपुर्द कर देना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? नहीं किया उन्होंने। जब नहीं किया तो 25,000 थे वो, और बाहर 1 लाख से ज्यादा बड़ी सेना थी। तो उन्होंने साका किया। उन 25,000 को राणा रतन सिंह जी को पता था कि जब हम 25,000 1 लाख से लड़ेंगे तो 1 घंटे में सब शहीद हो जाएंगे। लेकिन वो हमारे महान पूर्वज थे, जिनको ये अजूले फजूले जो है आए दिन उल्टा सीधा बोल देते हैं। वो हमारे महान पूर्वज थे कि अपनी गर्दन कटवा ली, अपना सब कुछ नौछावर कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अपने स्वाभिमान के झंडे को उन्होंने गिरने नहीं दिया। और आज हम ना हमें गर्दन कटवानी, ना किसी से झगड़ा करना, हम भी अपना झंडा बनाएं, अपने झंडे के आगे अंगूठा दबाना सीखें। अगर जीत गए
तो इतिहास बनाओगे, हार गए तो राणा रतन सिंह की तरह अपनी गिनती कराओगे कि भाई हम 1 लाख थे, हम राजकोट में 2 लाख थे। बीजेपी को, कांग्रेस को तो लोग ऐसे मानते हैं जैसे वो हमारे माई बाप हों। हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि अगर समस्या का अंत हमेशा के लिए करना है तो मराठाओं की तरह मराठाओं से सीखो। आज से इतने साल पहले जो है उन्होंने शिवसेना बनाई, इतने साल पहले एनसीपी बनाई, और भी अनेक अपने राजनीतिक दल बनाए। जब तक आप इन 38 के साथ 39वां नहीं बैठोगे, हमने बनाया राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। मेरा आपसे वादा है, जिस दिन हम यहां पर बैठेंगे, हमारा प्रतिनिधि अगर ऐसी कोई खराब बात कोई करेगा, अपने राज्य में उस पर मुकदमा दर्ज करेंगे, जेल भिजवाएंगे और सबक सिखवाएंगे ऐसे व्यक्ति को। और जो सत्ता में होगा उसको समझा देंगे कि अगर सत्ता में रहना है हमारे सहयोग से, क्योंकि आप अभी वोटर हो। जब तक आप वोटर रहोगे तो सिर्फ 5 साल में नाराजगी कर सकते हो। एक बार वोट गई, बस 5 साल यही बोल सकते हो, अगली बार देखेंगे, अगली बार देखेंगे। लेकिन अगर आपने अपने झंडे के साथ 10 विधायक भी जिता लिए, आज आपके गुजरात में 10 विधायक होते और आप मुख्यमंत्री जी को बोलते, भाई मुख्यमंत्री जी हम 10 विधायकों का समर्थन आपसे वापस ले लेंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी। बताओ, सरकार बचाने के लिए आपकी बात माननी पड़ती कि नहीं मानते? मैं सिर्फ गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। तो आपके पास भविष्य के लिए रास्ता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आए दिन हम कब तक अपने जीवन को ऐसे ही, अपने युवाओं की एनर्जी है, मेरे युवा भाई खड़े हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी नौकरी, सब चीज जो है, इनकी जो एनर्जी है, जो इनकी युवा शक्ति है, वो सब आंदोलन और यही सब जो है धरना प्रदर्शन में वेस्ट हो जाती है। आए दिन धरना प्रदर्शन होता है, कभी हरियाणा में, कभी राजस्थान में, कभी गुजरात में। और मैं एक पॉजिटिव आदमी हूं। मैं कभी समाज के युवाओं को ये नहीं कहूंगा कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अपने सारे काम धंधे छोड़ के अपनी जिंदगी सिर्फ इसी में बिता दो, क्योंकि ये समस्याएं रुकने वाली नहीं है। आज यहां राजकोट में ये समस्या हुई, कल कहीं और होगी, परसों कहीं और होगी। इसका परमानेंट हल यही है कि क्षत्रिय अपनी सत्ता हासिल करें दोबारा से, अपने पूर्वजों की तरह। और मेरा वादा है, एक प्रश्न है, आज अहमदाबाद में भी मैंने बोला, एक गलतफहमी आप दूर कर लीजिएगा। आप लोग ये कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं प्रश्न, मुझे ये बताइए कि एक जाति, एक समाज से क्या कोई राजनीतिक दल बन सकता है? बन सकता है जी? सबका उत्तर नहीं है, लेकिन मैं आपको एक उत्तर बता देता हूं। राजनीतिक दल एक ही जाति से बनता है। हां, विधायक और सांसद एक जाति से नहीं बनता। आप सारे लोग मिलकर एक दल बना लीजिए आज, और पुरुषोत्तम रूपाला जी के खिलाफ उन्हीं के समाज का एक जो है एक व्यक्ति खड़ा कर दीजिए। आप मुझे बताइए, आप सारे लोग मिलके, और वो प्रत्याशी अपने समाज का वोट लाएगा, जब 2 समाज मिलेंगे हार जाएंगे, वो जीत जाओगे। आप जीत जाओगे कि नहीं? बस, अरे जितनी भी देश में पार्टियां हैं, बीजेपी आपको टिकट क्यों नहीं देती? राजस्थान, ये पूरे गुजरात में एक भी टिकट आपको क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको पता है कि आप उसकी रीढ़ की हड्डी हो। अगर आपको ही टिकट देगा तो इतनी वोट मिलेगी। भाई, आप में से किसी को टिकट दिया तो इतनी वोट मिलेगी ना। तो वो किसको टिकट देंगे? जो उनका वोटर नहीं है, वो उधर से एक को टिकट देंगे, तो 1000 आदमी वो लाएगा और आप सारे हो ही उसके साथ, तो जीत जाएगा। वो जीतेगा कि नहीं? तो आप उसकी, जितना उसने नींबू की तरह आपको निचोड़ना था, निचोड़ लिया। अब आप जो है उसके जो चालबाजियां, उससे बाहर निकलिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। जैसा भी कमेटी निर्णय लेगी, मैं आपसे वादा करता हूं, हमने कभी भी
जो भी जहां पर भी हम जाते हैं, जिस कार्यक्रम में जाते हैं, जो आयोजक होते हैं, जो निर्णय वो लेते हैं हम उसको फॉलो करते हैं, उसी का आदेश मानते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है कि जो बात मुझे अपने समाज के लिए अच्छी लगती है, जो बात मुझे समझ में आई, जो मुझे लगता है कि मेरे समाज की समस्याएं इस रास्ते पर चलने से कम होंगी या खत्म होंगी, तो मेरा फर्ज है कि वो बात, वो विचार मैं आपके सामने रखूं। इसी सोच के साथ मैंने अपना विचार, अपनी बात आपके सामने रखी। एक दिन आप इस रास्ते पर चलेंगे ये मुझे पता है, लेकिन अगर ज्यादा देर करेंगे तो कई बार डंडे खाने पड़ेंगे, कई बार अपमान झेलना पड़ेगा। अगर जल्दी समझ जाएंगे तो आपका बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा, इन समस्याओं का अंत होगा।